शरीर के पास गोताखोरों के उपकरणों के बीच तुरेक एक कैमरा देखता है जो पानी की सतह से 91 मीटर नीचे चट्टान की धार पर पड़ा है। मिस्र के दहाब में ब्लू होल 100 मीटर से ज्यादा गहरा सिंक होल है। 56 मीटर की गहराई पर रेड सी से जुड़ने वाले आर्च के लिए प्रसिद्ध यह एक 26 मीटर लंबी सुरंग है जो ब्लू होल को रेड सी से जोड़ती है, जिसे आर्च कहा जाता है। डाइवर्स इस रोमांचक अनुभव को ऐसे बताते हैं जैसे वे पानी के नीचे एक भव्य गिरजाघर में खड़े हों। लेकिन इसका एक और नाम भी है जो लगभग बाइबिल जैसा है, जिसे इसने वर्षों में कमाया है: गोताखोरों का कब्रिस्तान। ब्लू होल में मरने वालों की संख्या छुपी नहीं है। लगभग 200 गोताखोरों में से हर एक को याद करने के लिए वहां पट्टिकाएं और संकेत लगाए गए हैं जो जिंदा वापस नहीं आ सके। यहां तक कि अनुभवी और प्रशिक्षित गोताखोर भी इस कब्रिस्तान में जान गंवा चुके हैं। अपनी अद्भुत गहराई, आसान पहुंच और नियंत्रित वातावरण के कारण जहां कोई समुद्री धारा नहीं है, ये फ्री डाइविंग रिकॉर्ड प्रयासों के लिए एक बेहतरीन जगह है। लेकिन जब सीमाएं तोड़नी होती हैं तो खतरे भी साथ आते हैं। 2017 में जब फ्री डाइव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अलीसिया ज़ाकिनी ने एक ही सांस में आर्च के पार तैरने की कोशिश की, तब एक सुरक्षा गोताखोर ने अपनी जान गंवा दी थी। वो रास्ता भटक गई थी बीच में ही। स्टीफन कीनन, जो डबलिन के 39 वर्षीय उद्योग के सबसे सिद्धहस्त गोताखोरों में से एक थे, उसकी मदद के लिए तैर कर गए और उसे सुरक्षित बाहर लाए। लेकिन बचाव के दौरान वो बेहोश हो गए और डूब गए। हर स्तर के अनुभव और योग्यता वाले गोताखोर ब्लू होल की ओर आकर्षित होते हैं। खुले समुद्र को बंद वातावरण से जोड़ने वाली खूबसूरत प्राकृतिक संरचनाएं इसे सुरक्षित और रोमांचक महसूस कराती हैं। यही पतली रेखा इसे किनारे पर रखती है और हम उसी ओर आकर्षित होते हैं। विशेषज्ञों में मतभेद है कि यह स्थान अपनी भयानक प्रतिष्ठा के लायक है या नहीं। यहाँ मौतें ज्यादा हैं, पर ट्रेनिंग और अनुभव की सीमाओं में रहें तो सुरक्षित रहेंगे। ये आर्च, जो 56 मीटर गहरा है, ज्यादातर लोगों की सीमा से बिल्कुल बाहर है और पेशेवर फ्री डाइवर्स के लिए भी ये उनकी क्षमता की सीमा पर है। ये गहराई भी ज्यादातर शौकिया स्कूबा डाइवर्स की सीमा से थोड़ी बाहर है और बहुत ही सीमित लोगों के पास 100 मीटर गहरे सिंक होल के तल तक गोता लगाने के लिए प्रशिक्षण, अनुभव और उपकरण होते हैं। अधिकांश स्नॉर्कलर्स, फ्री डाइवर्स और स्कूबा डाइवर्स को अपने अनुभव और सहजता की सीमाओं के भीतर भी कई दिलचस्प चीजें तलाशने को मिलती हैं। सतह पर मौजूद वो सैडल जहां समुद्र का पानी सिंक होल में भरता है, 6 मीटर गहरा है, इसलिए ये स्नॉर्कलिंग के लिए बिल्कुल सही है और इतना गहरा भी कि नीचे गोता लगाकर आसपास देखा जा सके। एक हिस्सा है जिसे एल्बेल या बेल्स कहा जाता है, जो 26 मीटर तक नीचे जाता है, फिर एक छोटे से आर्च के जरिए समुद्र में निकलता है। फिर से ये ठीक उन्हीं सीमाओं के भीतर है जो मनोरंजन के लिए गोता लगाने वालों के लिए होती हैं, और फ्री डाइवर्स ब्लू होल के अंदर एक शॉर्ट लाइन के सहारे नीचे जा सकते हैं ताकि वे अपनी व्यक्तिगत गहराई की सीमाओं को परख सकें। लेकिन ज्यादातर गोताखोरों के लिए मक्का 56 मीटर पर स्थित आर्च है, जो ज्यादातर गोताखोरों की सीमाओं के ठीक बाहर है। मैं लगातार इन सीमाओं की बात कर रहा हूं और ये मनगढ़ंत आंकड़े नहीं हैं। इस कहानी को समझने के लिए 3 सीमाएं हैं: समय, गहराई और गैस। अधिकांश मनोरंजनात्मक स्कूबा डाइवर्स हवा में सांस लेते हैं, जो आसान भाषा में सतह पर 20% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन होती है। यह मिश्रण हमारे लिए बिल्कुल सही है। हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर अधिक नहीं, और शरीर की ऊतकों में नाइट्रोजन भी होती है। लेकिन अगर हम 10 मीटर गहराई तक नीचे जाते हैं और संपीड़ित हवा में सांस लेते हैं, तो ऐसा है जैसे हम 2 गुनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सांस ले रहे हों। हमारा शरीर नाइट्रोजन अवशोषित करता है और हम थोड़ी अधिक ऑक्सीजन सिर्फ एक हद तक सहन कर सकते हैं। 50 मीटर गहराई पर हवा में सांस लेना ऐसा है मानो हम 100% ऑक्सीजन ले रहे हों। हम इसे कुछ समय के लिए सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे ज्यादा गहराई में जाते हैं तो नहीं कर सकते। असल में ऑक्सीजन के संदर्भ में हवा में सांस लेने की एकदम अंतिम सीमा 60 से 70 मीटर और गहराई तक है, और फिर आपको झटके आने लगते हैं और उसके बाद आपकी मौत हो जाती है। नाइट्रोजन से जुड़ी और भी सीमाएं हैं। नीचे जाने पर शरीर नाइट्रोजन अवशोषित करता है, ऊपर आते समय उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो गहराई और समय की सीमाएं होती हैं। जितना अधिक समय या गहराई
आपका शरीर उतनी ही ज्यादा नाइट्रोजन अवशोषित करता है और उसे बाहर निकालने में ज्यादा समय लगता है। मनोरंजन के लिए गोता लगाने वालों के लिए जो हवा में सांस लेते हैं, गहराई की सीमा 40 मीटर है, ताकि आप ऑक्सीजन विषाक्तता की गहराई सीमा के करीब न पहुंचें, और 40 मीटर पर आपके पास ऊपर आने से पहले केवल 9 मिनट होते हैं। अगर आप उससे ज्यादा समय बिताते हैं तो आपको नाइट्रोजन को बाहर निकालने के लिए डीकंप्रेशन स्टॉप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन साथ ही आपके शरीर में नाइट्रोजन भी जमा होने लगती है। करीब 30 मीटर गहराई पर नाइट्रोजन नार्कोसिस होता है। ये शरीर पर नाइट्रोजन का नशीला असर है। जितनी गहराई में आप जाते हैं उतना ही ज्यादा नशा महसूस होता है। कुछ लोग इसे दूसरों की तुलना में बेहतर सहन कर लेते हैं। एक हद तक एक निश्चित गहराई पर हर किसी पर इसका नशे जैसा असर होता है। नाइट्रोजन का नशा नीचे जाते हुए बढ़ता है और ऊपर आते वक्त उतनी ही जल्दी कम हो जाता है। ये सब मानते हुए कि आपके पास गोता लगाने के लिए पर्याप्त एयर टैंक हैं। गहराई में आप सतह से ज्यादा संपीड़ित हवा सांस में लेते हैं, क्योंकि वो हवा कम जगह में दबाई जाती है। ब्लू होल में आर्च, जो 56 मीटर गहरा है, वास्तव में उस सुरक्षित सीमा से बाहर है, लेकिन तकनीकी रूप से यह करना संभव है। यह ऑक्सीजन विषाक्तता के लिए 60 से 70 मीटर जितना गहरा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप नाइट्रोजन नार्कोसिस सह सकते हैं, तो शायद आप उस गहराई से सहज हैं। अधिकांश डाइव कंप्यूटरों में डीकंप्रेशन डाइविंग मॉडल होता है, जो सीमाएं पार करने पर बताता है कि कहां डीकंप्रेशन स्टॉप्स करने हैं। और अगर आप एक अनुभवी गोताखोर हैं जो शांत और संयमित हैं, तो आप शायद एक अनुभवहीन गोताखोर की तुलना में इतनी तेजी से सांस नहीं लेते। पर शायद अगर सब कुछ योजना के अनुसार एकदम सही चलता है, तो एक टैंक हवा डाइव के लिए काफी हो सकता है। अप्रैल 2000 में एक रूसी इजरायली डाइविंग प्रशिक्षक, जिसका नाम यूरी लिप्स्की था, उम्र 22 साल, एक अनुभवी और जिम्मेदार डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में ब्लू होल आता है। वह अपने प्लान साझा करने और आर्च की जानकारी के लिए कई स्थानीय गोताखोरों से बात करता है। इन गोताखोरों में से एक हैं तारिक ओमार, जो एक कुशल तकनीकी गोताखोर हैं और 1992 से ब्लू होल में गोता लगा रहे हैं। 8 साल तक इस जगह पर गोता लगाने के बाद वो इस स्थान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तारिक यूरी से कहते हैं कि आर्च में डाइव करने से पहले उसे 2 हफ्ते की तकनीकी डाइविंग की ट्रेनिंग चाहिए। मनोरंजन के लिए गोता लगाने वाले लोग सतह तक बिना डीकंप्रेशन स्टॉप जा सकते हैं, लेकिन गुफा या आर्च में ऐसा संभव नहीं। आप सीधे ऊपर नहीं जा सकते, और 56 मीटर गहराई पर एक टैंक में हवा होना उपयुक्त नहीं है। तकनीकी गोताखोर को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि वे अपनी डाइव के दौरान जिन अलग अलग गहराइयों तक पहुंचते हैं, उनकी पहले से योजना बना सकें। वे सुरक्षित डाइव के लिए जरूरी उपकरणों और टैंकों के इस्तेमाल में प्रशिक्षित होते हैं। गहरे हिस्सों के लिए उन्हें ऑक्सीजन का प्रतिशत घटाने और नाइट्रोजन की जगह हीलियम इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि नाइट्रोजन के असर कम हो। नार्कोसिस विज्ञान सीमाओं का दायरा को बदल देता है। एक तकनीकी डाइविंग प्रशिक्षक के रूप में तारिक सीमाओं को समझते हैं और जानते हैं कि उन्हें अनदेखा करना क्या होता है। उनका उपनाम है द बोन कलेक्टर। 100 मीटर गहरे सिंकहोल के तल तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी कुछ गिने चुने गोताखोरों में से एक के रूप में तारिक को गोताखोरों के शवों को बाहर निकालने का गंभीर काम करना पड़ा है, जो इन सीमाओं को नहीं समझ पाए या बस ये सोच लिया कि वे बेहतर जानते हैं। यूरी को एहसास होता है कि इस यात्रा में उसके पास स्थानीय तकनीकी गोताखोरों में से किसी एक के साथ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 28 अप्रैल को यूरी डाइव साइट जाता है, डाइविंग उपकरण और सिर पर कैमरा लगाकर डाइव को फिल्माता है। उसे अगले दिन घर जाना है और ये ब्लू होल में डाइव करने का आखिरी मौका है। हमें ठीक नहीं पता कि उसकी मंशा क्या है। कुछ स्थानीय और अधिक अनुभवी गोताखोरों ने कहा है कि उसने उनसे 56 मीटर नीचे जाकर आर्च देखने की बात की थी। अपने एक 12 लीटर एयर टैंक के साथ आर्च के आर पार गोता लगाना पहले भी किया जा चुका है, लेकिन ये तकनीकी रूप से जो संभव है उसकी पूरी सीमा पर है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। स्थानीय डाइव मास्टर्स ने कहा कि वे बिना प्रशिक्षण और उपकरणों के आर्च नहीं ले जाएंगे। अन्य गोताखोरों ने कहा कि वो एक बाउंस डाइव करने की योजना बना रहे थे, ताकि वे जितना गहरा जा सकें उतना नीचे उतरकर अपना नया व्यक्तिगत रिकॉर्ड बना सकें और फिर वापस सतह पर आ सकें। यूरी अपना 12 किलोग्राम का वजन बेल्ट और अपना BCD यानी बोयेंसी कंट्रोल डिवाइस पहनते हैं,
जो एक फुलाने वाली जैकेट होती है, जिससे वे अपनी बुओयंसी को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी डाइव की गहराई पर तैर सकते हैं। यूरी युवा प्रशिक्षक हैं। शायद उनके पास नया उपकरण खरीदने के पैसे न हों और उनका बीसीडी सेकेंड हैंड हो सकता है, कई डाइव्स के साथ। मुझे नहीं पता कि बीसीडी के बिना उसकी हालत कैसी है। उसकी बेल्ट का वजन उसे इतना भारी बना देगा कि वह सिंकहोल के तल में पानी की सतह से 100 मीटर नीचे डूब जाएगा। उसकी वेट बेल्ट पर 12 किलोग्राम सीसा शायद थोड़ा ज्यादा है। एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर होने के नाते मुझे लगता है उसे सही मात्रा का अंदाजा होगा। अब यूरी के हेडकैम का वीडियो है। अगर आप इसे देखने में सहज हों तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। यह अच्छा नहीं है, मैं देखने की सलाह नहीं देता, लेकिन मैं उसमें से कुछ हिस्से लूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। ये एक पुराना और धुंधला वीडियो है, इसलिए समझना मुश्किल है और हमें यूरी की असली योजना नहीं पता। हमें पता है वह आर्च देखना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानते कि उसने डाइव मास्टर्स की बात अनसुनी कर बाउंस डाइव की या नहीं। या अगर उसके मन में कुछ और था तो डाइविंग इंस्ट्रक्टर होने के नाते उसे अकेले डाइविंग ना करने का पता होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि वो सबसे अच्छे फैसले ले रहा है। वीडियो 17 मिनट 2 सेकंड पर शुरू होता है। पहले 3 मिनटों में यूरी कैमरा रिचेक करता और पानी पर सबसे गहरे हिस्से तक जाता है। उसकी सांसें एक समान और शांत हैं, जैसा कि आप एक अनुभवी गोताखोर से उम्मीद करेंगे। लगभग 17:05 पर वह लगभग 17:56 पर एक काफी नियंत्रित गति से नीचे उतरना शुरू करता है। आप उसे एक शांत, एक समान सांस लेते हुए सुन सकते हैं। 17:06 बजे वहां एक हल्की आवाज आती है जो लगभग चीख जैसी लगती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह यूरी है जो अपने कानों का दबाव बराबर करना शुरू कर रहा है। जब मैं कानों का दबाव बराबर करता हूं, कभी कभी ऐसी आवाज आती है। उसकी सांसें अब भी शांत और नपी-तुली हैं। 17:09 पर आप उसे फिर से अपने कानों का दबाव बराबर करते हुए सुन सकते हैं। कुछ आवाजें हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा और मुझे नहीं लगता वे जरूरी हैं। यूरी उन पर प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वो 17:25 पर उतराई जारी रखता है, आप उसे पावर इन्फ्लेटर से बीसीडी में हवा भरते सुन सकते हैं ताकि वो उतराई धीमी कर अपने उछाल को नियंत्रित कर सके। उसकी सांसें शांत हैं। 17:38 पर यूरी अपने बीसीडी में हवा जोड़ता है। मेरे दिमाग में इस बात के अलावा कि वो ये डाइव अकेले कर रहा है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है, वो सामान्य रूप से सांस ले रहा है, कानों का दबाव बराबर कर रहा है और अपने उछाल को नियंत्रित कर रहा है, जिससे लगता है कि वो पूरी तरह होश हवास में है। इस हादसे के बारे में एक थ्योरी है कि यूरी ने आत्महत्या करने का फैसला किया, जो मुझे सच नहीं लगता। उसने दूसरे गोताखोरों से बात की ताकि कोई उसके साथ चले जब वे जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसने अकेले जाने का फैसला किया और डाइव को संभालने की कोशिश कर रहा है। उसकी सांसें स्थिर और नियंत्रित हैं, ना कि अस्थिर और भारी। अगले 30 सेकंड में यूरी गहराई में। जैसे जैसे यूरी और गहराई में उतरता है, रोशनी साफ तौर पर बदलती है और 17:08 पर उसके कंप्यूटर की बीप सुनाई देती है, जो संभवतः 30 या 40 मीटर की गहराई पार करने पर गहराई का अलार्म है। या फिर उसने कंप्यूटर पर नो डीकंप्रेशन लिमिट पार कर ली है। अब उसे ऊपर आते समय डीकंप्रेशन स्टॉप्स लेने होंगे और वो पहले ही रिक्रिएशनल सेफ्टी लिमिट्स पार कर चुका है, क्योंकि विजिबिलिटी अचानक कम हो जाती है। उसके नीचे जाने की रफ्तार का एकमात्र संकेत कैमरा लेंस के पास से गुजरते कणों और बुलबुलों से मिलता है। उसके नीचे जाने की रफ्तार वाकई बढ़ती हुई लग रही है। अगर 40 मीटर पर अलार्म था तो वहां पहुंचने में 3 मिनट लगे। 13 सेकंड बाद 17:0821 पर यूरी दीवार के सकरे हिस्से से टकराता हुआ दिखता है और मैं मानता हूं कि वो नीचे के करीब पहुंच रहा है। उसने लगभग 1 मिनट से अपने बीसीडी में कोई हवा नहीं डाली है, जिसका मतलब है कि उसकी नीचे जाने की प्रक्रिया अब उसके नियंत्रण में नहीं है। शायद उसका बीसीडी फूल नहीं रहा और उसे पता है, इसलिए वो उसे फुलाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। लेकिन उसकी सांसें शांत और संयमित हैं, इसलिए मुझे लगता है वो अब भी सोच रहा है कि सब उसके नियंत्रण में है। मुझे मानना होगा कि वह 30 से 40 मीटर नीचे है,
जहां गोताखोर को नाइट्रोजन नार्कोसिस महसूस होने लगती है। जितना गहरा वह जाता है उतना ही नशा महसूस करता है और डाइव पर नियंत्रण की संभावना कम होती है। 60 सेकंड से भी कम समय में यूरी नियंत्रण के भ्रम से खतरे के क्षेत्र में पहुंच गया है। 17:08:30 पर हम पहली बार उसकी कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं और ये उसकी गहराई 817 मीटर दिखाता है। 12 सेकंड से भी कम समय बाद हम उसकी कंप्यूटर स्क्रीन को लगभग 10 मीटर और गहराई में 898 मीटर पर देखते हैं और उसके कुछ सेकंड बाद ही वो पानी की सतह से 916 मीटर नीचे पहुंच जाता है। इस गहराई पर वो उन सीमाओं से भी आगे है जहां लोग ऑक्सीजन विषाक्तता के कारण झटके महसूस करने लगते हैं और वो निश्चित रूप से गंभीर नाइट्रोजन नार्कोसिस का अनुभव कर रहा है। अगले कुछ मिनटों में जब यूरी ब्लू होल के तल पर रेंगता है, आप महसूस कर सकते हैं कि वह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जूझ रहा है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी कुछ हद तक समान रूप से चल रही हैं। 17:09:01 पर वह बीसीडी पर फिर से पावर प्लेट्स का उपयोग करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखता। वो ऊपर उठना शुरू नहीं करता। शायद उसमें हवा कम भरी है या बीसीडी में दिक्कत है। इस वक्त उसके पास सतह तक लौटने के लिए काफी हवा नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन नार्कोसिस और ऑक्सीजन विषाक्तता के कारण वो वेट बेल्ट उतारने के बारे में सोच भी नहीं पाता। वो नीचे रेंगता है, कहीं पहुंचने की कोशिश में सिल्ट उड़ा देता है। मुझे यकीन है कि उसे पता है कि वो किस मुसीबत में है। 17:09:19 पर उसकी सांसें अब भी समान और संयमित हैं और वो 17:11:03 तक कुछ हद तक सामान्य रूप से सांस लेता रहता है। जब वो कैमरा अपने सिर से हटाता है और अब कैमरे में कोई हलचल नहीं होती। कुछ गोताखोरों ने देखा कि यूरी वापस नहीं आया है, जबकि वे दिन में उससे मिले थे। पूछताछ के बाद उन्हें डर होता है कि उसने आर्च से गोता लगाने की कोशिश की और कुछ हो गया, इसलिए वे अलार्म बजाते हैं। तुरेक उमार को यूरी को ढूंढने का गंभीर काम सौंपा जाता है। तुरेक ये जानता है यही उन गोताखोरों के साथ होता है जिनके पास सही प्रशिक्षण और उपकरण नहीं होते, इसलिए उसने यूरी से कहा था कि उसे 2 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तारेक ने ब्लू होल में कई गोताखोरों के शव निकाले हैं। नीचे जाना आसान है, असली चुनौती तो जिंदा वापस आना है। वह जिन योजनाओं और उपकरणों का उपयोग करता है वे यूरी से कहीं अधिक जटिल हैं। तुरेक रास्ते का एक हिस्सा नीचे जाने के लिए गैस मिश्रण का उपयोग करता है। फिर वो ऑक्सीजन विषाक्तता के प्रभाव को खत्म करने के लिए कम प्रतिशत ऑक्सीजन वाले गैस मिश्रण पर स्विच करता है। ये नाइट्रोजन के कुछ हिस्से को हीलियम से बदलता है ताकि नाइट्रोजन नार्कोसिस कम हो। इसे ट्राइमिक्स कहते हैं और इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हीलियम का प्रतिशत सावधानी से नियंत्रित होता है। हर गहराई के लिए ट्यूरक के पास अलग अलग मिश्रण वाले कई सिलेंडर होते हैं जिससे वह स्विच कर सकता है। जैसे ही वह नीचे उतरता और यूरी के शरीर के साथ ऊपर चढ़ता है, जिसमें कुछ मिनट लगते हैं, ट्यूरक को यूरी का शरीर और कैमरा मिल जाता है। फिर वो सतह पर वापस आने में 3 घंटे लगाता है, डीकंप्रेशन के लिए लंबे ठहराव करते हुए। ट्यूरक सतह पर पहुंचकर देखता है कि यूरी के बीसीडी का हवा भरने वाला कक्ष फट गया है, जिससे वह कुछ दिनों तक हवा नहीं रोक पाएगा। ट्यूरक यूरी की मां को उपकरण सौंप देता है। वो ट्यूरक से किट खोलने और कैमरा जांचने में मदद मांगती हैं। दोनों साथ मिलकर करते हैं। वे यूरी द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखते हैं, जिसका कई विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया है। इसकी कई व्याख्याएं और सवाल हैं जिनका हम कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरे लिए सबसे अहम सवाल है कि क्या वो आर्च तक गोता लगाना चाहता था या सिर्फ उथला गोता लगाने वाला था, और क्या उसका बीसीडी फट गया था जिससे वो नीचे चला गया, या जब वह रेंग रहा था तब वह कहीं फंस गया था। मेरी राय में अपने अंतिम समय में वह पूरी डाइव के दौरान शांत था, जिससे लगता है उसकी नीचे जाते समय बीसीडी नहीं फटी थी। मुझे लगता है वह पहले ही नाइट्रोजन नार्कोसिस और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से पीड़ित था। जब वह नीचे पहुंचा, लगता है उतरते समय उसकी एकाग्रता भंग हो गई और उसे गहराई का एहसास नहीं हुआ, और फिर उसने नीचे जाकर बीसीडी फाड़ दी। चाहे वह निर्णय में चूक थी या उपकरण की खराबी, जब तक वह 90 मीटर तक पहुंचा
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास वेट बेल्ट छोड़ने की मानसिक क्षमता नहीं थी और 3 घंटे के डीकंप्रेशन स्टॉप्स पूरे करके सतह तक वापस पहुंचने के लिए पर्याप्त हवा भी नहीं थी। तुरेक कहते हैं कि उन्हें हमेशा पछतावा रहेगा कि यूरी की मां ने बेटे की मौत का वीडियो देखा।